नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। साथियों, मैं रामतीर्थ भारती लेकर आ गया हूं आपके लिए एक और नई क्लास, आर्थिक सिद्धांत के महत्वपूर्ण प्रश्न भाग 3। साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स विद रामतीर्थ में। साथियों, आप लोग कैसे हैं। इस कोरोना काल में आप लोग सुरक्षित रहें, बहुत अच्छे से रहें, यही हम कामना करेंगे गॉड जी से। तो साथियों, आज की जो क्लास है हमारी आर्थिक सिद्धांत की लास्ट क्लास है। कल से कुछ नई चीज़ आपको लेकर आएंगे हम, जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। तो साथियों, करते हैं आज की क्लास की शुरुआत और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या। पहला क्वेश्चन, मांग एवं पूर्ति की अंतःक्रिया से कीमत निर्धारण को प्रतिपादित किया। ऑप्शन है आपके वालरस, मार्शल, पीगू और कीन्स। तो साथियों, मांग एवं पूर्ति की अंतःक्रिया से जो कीमत निर्धारण का प्रतिपादन किया था वह किया था मार्शल ने। तो साथियों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा मार्शल। मार्शल के अनुसार वस्तु का मूल्य उस वस्तु की मांग तथा पूर्ति के द्वारा निर्धारित होता है। वस्तु की मांग वस्तु से मिलने वाली उपयोगिता पर निर्भर करती है तथा वस्तु की पूर्ति उत्पादन लागत पर निर्भर करती है। मार्शल के अनुसार वह अवस्था जब मांग तथा पूर्ति एक दूसरे के बराबर हों वहीं मूल्य निर्धारित होता है। ये संस्थिति मूल्य कहलाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि जहाँ मांग तथा पूर्ति एक दूसरे के बराबर होंगी वहीं क्या होगा, उस वस्तु का मूल्य निर्धारित हो जाएगा। तो साथियों, आई होप ये क्वेश्चन आपके समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, मांग एवं पूर्ति वक्र विच्छेदन बिंदु निर्धारण करता है। ऑप्शन देख लेते हैं, मात्र संतुलन कीमत का, मात्र संतुलन मांग का, मात्र संतुलन आपूर्ति का, संतुलन कीमत मांग तथा आपूर्ति सभी का। तो साथियों, इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वह संतुलन कीमत मांग तथा आपूर्ति सभी का विच्छेदन करता है, आपूर्ति वक्र। तो साथियों, देख लेते हैं, मांग एवं पूर्ति वक्र का विच्छेदन बिंदु संतुलन कीमत मांग तथा आपूर्ति सभी का निर्धारण करता है। वह बिंदु जहां पूर्ति एवं मांग वक्र एक दूसरे को विच्छेदित करते हैं बाजार संतुलन कहलाता है। साथियों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि मुद्रा की मांग कैसी होती है। मुद्रा की मांग क्या है या मुद्रा की मांग है। ऑप्शन देख लेते हैं साथियों। नंबर 1 व्युत्पन्न मांग, पूरक मांग, आय मांग, प्रत्यक्ष मांग। तो साथियों, मुद्रा की जो मांग होती है वह मांग व्युत्पन्न मांग होती है। ऑप्शन नंबर पहला सही है। मुद्रा की मांग व्युत्पन्न मांग है। मुद्रा समेत सभी उत्पादक वस्तुओं की मांग अप्रत्यक्ष मांग होती है। तो साथियों, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। श्रम की मांग कहलाती है। ऑप्शन आपके इस प्रकार हैं, प्रत्यक्ष मांग, व्युत्पन्न मांग, साधारण मांग और नंबर 4 पूरक मांग। तो साथियों, जो श्रम की मांग कहलाती है वह व्युत्पन्न मांग होती है। कैसी मांग होती है साथियों? व्युत्पन्न मांग होती है। उत्पादक वस्तुओं की संयुक्त मांग को व्युत्पन्न मांग कहा जाता है, क्योंकि किसी साधन की मांग उस तैयार वस्तु से व्युत्पन्न मांग होती है जिसके उत्पादन में वह साधन सहायक हो। श्रम के लिए मांग व्युत्पन्न होती है। ये उस वस्तु की मांग पर निर्भर करती है जिसके बनाने में ये सहायक हो। तो साथियों, बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। पीगू के अनुसार स्थिर साम्य का उदाहरण है। साथियों, इक्विलिब्रियम की बात चल रही है और आप
सभी ने इक्विलिब्रियम पढ़ा होगा। तो यहाँ ये नॉर्मली क्वेश्चन है साम से। ऑप्शन देख लेते हैं। रखा हुआ अंडा, एक सिरे से टिकाया गया अंडा, भारी पेंदी वाला जहाज, उपर्युक्त सभी। तो साथियों जो रखा हुआ अंडा होता है, रखा हुआ अंडा तटस्थ साम्य कहलाता है। तटस्थ साम्य, ये तटस्थ साम्य का उदाहरण है। एक सिरे से टिकाया गया अंडा, क्योंकि रखा हुआ अंडा जो होता है वह तटस्थ होता है, ना हिल सकता है ना डुल सकता है। वो ये तटस्थ इकोनॉमी की बात करता है, उसका एक एग्जाम्पल है, उसका एक उदाहरण है। एक सिरे से टिकाया गया अंडा, साथ ही जो अंडा एक सिरे से टिका हुआ होता है वो कभी भी लेफ्ट राइट को गिर सकता है, इसलिए हम मानते हैं कि ये अस्थिर साम्य होता है। सेकंड वाला। थर्ड वाला, भारी पेंदी वाला जहाज जो होता है इसको स्थिर साम्य कहते हैं। इसके चेंज होने की स्थिति बहुत कम होती है और तटस्थ वाले की चेंज होने की स्थिति बहुत कम होती है, लेकिन अस्थिर साम्य की स्थिति चेंज होने की बहुत होती है। तो साथियों ये चेंज होते हैं लेकिन पुरानी प्रक्रिया में जल्दी आ जाते हैं, लेकिन जो अस्थिर साम्य होता है वो जब एक बार उसका संतुलन बिगड़ जाता है, साम्य बिगड़ जाता है, तो मुश्किल से ही अपनी पुरानी अवस्था में आता है। तो आई होप आप ये क्वेश्चन समझ चुके होंगे। आगे बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। साम्य से क्या अभिप्राय है? पूछा गया कि साम्य क्या होता है। नंबर 1, परिवर्तनहीनता की स्थिति उस स्थिति से है जब उपभोक्ता को अधिकतम उपयोगिता प्राप्त होती है। उस स्थिति से है जब उत्पादन न्यूनतम लागत पर होता है। साथ ही अगर वैसे नॉर्मली सोचा जाए तो एक उपभोक्ता हमेशा यही चाहेगा कि उसे अधिकतम उपयोगिता प्राप्त हो, कम से कम पैसे खर्च करने पर या कम से कम आय खर्च करने पर। और प्रत्येक उत्पादक उत्पादन करते समय ये चाहेगा कि उसकी जो लागत है वो कम से कम आए। तो साथियों इसका जो आंसर है वह होगा सभी। देख लेते हैं। साम्य में किसी अर्थव्यवस्था की उस परिवर्तनहीनता की स्थिति को प्रतिबिंबित करता है जिसमें उपभोक्ता संतुलन की अवस्था में होता है और वह अपने न्यूनतम खर्च से अधिकतम उपयोगिता प्राप्त कर रहा होता है, जिसमें उत्पादक संतुलन की अवस्था में होता है और न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन कर रहा होता है। तो साथियों आपके ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। आगे बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। 7वें क्वेश्चन में पूछा गया है कि सामान्य कीमत क्या है? सामान्य कीमत है अत्यधिक अस्थिर कीमत, अल्पकालीन कीमत, दीर्घकालीन कीमत, राज्य द्वारा निर्धारित कीमत। तो साथियों आपने ये क्वेश्चन पढ़ा होगा, आपको पता भी होगा कि जो सामान्य कीमत होती है वह केवल दीर्घकाल में होती है। अल्पकाल में कभी भी सामान्य कीमत नहीं हो सकती है और ना ही अत्यधिक अस्थिर कीमत हो सकती है और ना ही ये राज्य द्वारा निर्धारित कीमत होती है। ये केवल दीर्घकालीन कीमत होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है। सामान्य कीमत दीर्घकालीन तथा स्थायी कीमत होती है, जबकि बाजार मूल्य अल्पकालीन होता है जो मांग एवं पूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित होता है। साथ ही अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री का संबंध संकलन की समस्या से है? ऑप्शन देख लेते हैं। मार्शल का, विकेस्ट्रीट का, लेओन्तीफ का, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों संकलन की समस्या का जो संबंध है वह विकेस्ट्रीट से है। किससे साथियों? विकेस्ट्रीट। इन्होंने एक लेख लिखा था, एक ऐसे लिखा था, कोऑर्डिनेशन ऑफ द लॉर्ड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें इन्होंने इस समस्या का हल प्रस्तुत किया। विकेस्ट्रीट पहले अर्थशास्त्री थे जिन्होंने संकलन की समस्या को सामने रखा एवं उसका समाधान प्रस्तुत किया। अपने उत्कृष्ट निबंध कोऑर्डिनेशन ऑफ द लॉर्ड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में उन्होंने इस समस्या का हल प्रस्तुत किया। साथियों इस निबंध का नाम आप बहुत मैंडेटरी याद रखें, क्योंकि सुमेलित वाले क्वेश्चनों में ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। साथियों बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। लीनियर प्रोग्रामिंग के विचार को देने का श्रेय दिया जाता है।
नंबर 1 डैन जिंको, नंबर 2 कंटोरोविच को, जिनका पूरा नाम लियोन्तिफ कंटोरोविच है, मार्शल को, सैमुअल्सन को। तो साथियों इसका जो सही आंसर है लीनियर प्रोग्रामिंग का विचार कंटोरोविच ने दिया था, यानी लियोन्तिफ कंटोरोविच ने दिया था। अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या कुछ पूर्व निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति को अधिकतम करने के लिए सीमांत साधनों का विभिन्न क्षेत्रों में आवंटन करने से है। अर्थशास्त्रियों ने सीमांत विश्लेषण द्वारा इस समस्या का समाधान करने का प्रयत्न किया, किंतु सीमांत विश्लेषण की अनेक कठिनाइयों के कारण ये व्यावहारिक समस्याओं का समाधान करने में सहायक सिद्ध नहीं हुआ। सीमांत विश्लेषण की इस कमी को दूर करने के उद्देश्य से लियोन्तिफ ने रेखीय प्रोग्रामिंग का विकास किया, जिसके द्वारा अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या को दूर किया गया। तो आई होप ये क्वेश्चन आपके समझ आ गया होगा। बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। अर्थशास्त्र में आवश्यकता विहीनता का सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन देख लेते हैं। महात्मा गांधी, जे.के. मेहता, दादा भाई नौरोजी, कौटिल्य। तो साथियों अर्थशास्त्र में आवश्यकता विहीनता का जो सिद्धांत दिया था उनका नाम था जे.के. मेहता। क्या नाम था साथियों? जे.के. मेहता। जे.के. मेहता जो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग के भूतपूर्व अध्यक्ष थे और इन्हें भारतीय दार्शनिक और भारत का सन्यासी अर्थशास्त्री कहकर पुकारा जाता है। इन्होंने अर्थशास्त्र की जो परिभाषा है वो अपने हिसाब से दी थी, जो मैंने मेंशन की है। देखते हैं। अर्थशास्त्र एक विज्ञान है जो मानवीय व्यवहार की इच्छा रहित अवस्था या इच्छा विहीनता की स्थिति तक पहुंचने के साधन के रूप में अध्ययन करता है। उन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र का मुख्य उद्देश्य संतुष्टि की वृद्धि करना नहीं है, बल्कि वास्तविक सुख में वृद्धि करना है, और वास्तविक सुख की प्राप्ति इच्छाओं को अधिक करने से नहीं, बल्कि इच्छाओं को न्यूनतम करने से होगी। साथियों ये क्या कहते थे कि अगर आपको अधिक संतुष्टि चाहिए, आपको अधिक सुख चाहिए, तो जो आपकी इच्छाएं हैं उनको कम करना पड़ेगा, तभी आपको अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो सकती है। तो साथियों आज की क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं, और कल मिलेंगे हम एक नई क्लास के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।